हेलो दोस्तों, मैं शिवांश वर्मा आपके अपने चैनल ज्योग्राफिकल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक बार फिर से आपके सामने आया हूं और आज हम बात करेंगे ज्योग्राफिकल थॉट की। जो भूगोल पीजीटी और यूजीसी नेट में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो उनको हम लेके आए हैं। तो चलिए हम इनके बारे में पहले बात कर लेते हैं कि कहाँ से, कि अगर जो भूगोल का जहाँ से विकास हुआ है, चाहे यूनानी भूगोलवेत्ता हो और उससे लेकर आधुनिक भूगोलवेत्ता तक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको लेकर हम आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर चलिए तो शुरू करते हैं। इस जो एक क्वेश्चन सीरीज़ है उसको हम लेके आज शुरू करेंगे। तो ज्योग्राफिकल थॉट के अगर जो यूनानी भूगोलवेत्ताओं की बात करें तो वहाँ से हम क्वेश्चन सबसे पहले पुट अप करेंगे। और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन अलग हैं, लेकिन ये पूछे बहुत जाते हैं। और चाहे यूजीसी नेट हो चाहे पीजीटी हो, सब में। और ख़ासकर तो अब ज्योग्राफी प्रवक्ता भी आ गई राजकीय विद्यालय की, तो उसको भी हम इस पे कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा थॉट से। तो क्या है? बारिश यूरस नोटस जेफरस नामक हवाओं का उल्लेख किस भूगोलवेत्ता ने किया था? तो अब इसको हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। बारिश यूरस और नोटस, बारिश यूरस और नोटस और जेफरस नामक हवाओं का उल्लेख किस भूगोलवेत्ता ने किया है? तो अब ये आप समझ सकते हैं कि ये पहले ऐसे भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने इस 4 विभिन्न दिशाओं से आने वाली हवाओं के बारे में बताया था। तो ये महत्वपूर्ण है। तो इनकी बात कर लेते हैं। तो ये कौन है? आप गेस कर सकते हैं। इसमें बारिश यूरस नोटस जेफरस नामक हवाओं का उल्लेख किस भूगोलवेत्ता ने किया था? तो होमर ने किया था। होमर पहले ऐसे विद्वान थे या भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने बताया था कि विभिन्न दिशाओं से आने वाली हवाओं का नाम बारिश उत्तर से तरफ, और यूरस पूर्व की तरफ, और नोटस दक्षिण की तरफ, तथा जैफरस पश्चिम की तरफ से चलने वाली हवाएं थी। इनका जिक्र अपनी इलियड और ओडिजी नामक ग्रंथ में किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ओलियड ओडिजी नामक महाकाव्यों की रचना किसने की थी? कौन से महाकाव्य? इलियड और ओडिजी नामक महाकाव्यों की रचना किसने की थी? कब? 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, समझ रहे हैं ये? 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। तो 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किस, मतलब कि किसने 2 महाकाव्य इलियड और ओडिजी नामक महाकाव्यों की रचना की थी? तो आपको पता है ये यूनानी भूगोलवेत्ता थे। और पहले यूनानी भूगोलवेत्ता थे जो होमर थे, जिन्होंने 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ओलियड और ओडिजी नामक महाकाव्यों की रचना की थी। ठीक, तो इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर 4 है, यानी होमर। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक विचारधारा के विकास का सही अनुक्रम है? निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक विचारधारा के विकास का सही अनुक्रम है? ये तीसरा हमारा क्वेश्चन रहेगा। तो ये क्रम पूछ रहा है कि ये जो किस तरह के क्रांतियाँ हुई हैं, मतलब किस तरह के विकास भूगोल में किस किस विचारधारा का विकास हुआ है, उसको लेकर ये क्वेश्चन है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको देख सकते हैं। तो अगर जो इसमें क्या है, निश्चयवाद, जो दूसरा हमारा है निश्चयवाद, निश्चयवाद, संभववाद, मात्रात्मक क्रांति और व्यवहारवाद। निश्चयवाद आपको पता ही है, निश्चयवाद आपको पता ही है कि अरस्तु ने किया था। ठीक है, अरिस्टोटिल निश्चयवाद के समर्थक, कट्टर समर्थक कौन थे? मुख्यतः अरस्तु थे। ठीक है, अरस्तु थे।
अरस्तु थे, ठीक है, किसके, निश्चयवाद के। फिर उसके बाद अगर जो देखा जाए तो अगर दूसरा आता है संभववाद। संभववाद आपको पता ही है, लुसियन फैब्रे नामक पहले भूगोलवेत्ता मतलब थे जिन्होंने संभववाद नामक शब्दावली का प्रयोग किया था, और बाद में इसका मुख्यतः 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी में संभववाद का जिक्र लुसियन फैब्रे ने किया था, और बाद में संभववाद का प्रमुख जो समर्थक था वह वाइडल डिला ब्लास थे। और फिर मात्रात्मक क्रांति आई। मात्रात्मक क्रांति 1950 के आसपास आई, जिसने गणितीय भूगोल पे अधिक, गणितीय विधियों पर अधिक बल दिया, और ये एक महत्वपूर्ण क्रांति थी भूगोल के विकास में, बहुत बड़ी विचारधारा थी। और उसके बाद अगर जो हम बात करें तो व्यवहारवाद की, तो व्यवहारवाद आपको पता ही है कि विलियम किर्क ने 1951 में, ठीक है, 1951 में व्यवहारवाद का जिक्र किया है। तो ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर हमारा निश्चयवाद, संभववाद, मात्रात्मक क्रांति, फिर व्यवहारवाद, यानी पहले निश्चयवाद आया, फिर संभववाद, फिर मात्रात्मक क्रांति, फिर व्यवहारवाद, ठीक है। तो अगले अब हम क्वेश्चन की तरफ, मानी आपका तीसरा तो ये हो गया, ठीक है, तीसरा का आंसर यानी कि ये रहेगा निश्चयवाद, संभववाद, मात्रात्मक क्रांति और व्यवहारवाद, ठीक। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, चौथा क्वेश्चन है, नोमेन नामक धूप घड़ी से परिचित किसने कराया था। यानी कि नोमेन नामक धूप घड़ी से किसने परिचित कराया था। तो यह यूनानी भूगोलवेत्ता ही थे जिन्होंने नोमेन नाम एक ऐसा आविष्कार किया जिससे धूप घड़ी, वास्तविक नाम धूप घड़ी था। तो एनेक्सिमेंडर ने नोमेन नामक धूप घड़ी से परिचित कराया था, जो कि एक गणितीय भूगोलवेत्ता भी थे। कौन, गणितीय भूगोलवेत्ता भी थे एनेक्सिमेंडर। और थेल्स और एनेक्सिमेंडर को गणितीय भूगोलवेत्ता मतलब भूगोल का संस्थापक भी माना जाता है, ठीक है। तो अगले वाले में हम बात करते हैं। चौथा हमारा क्वेश्चन हो गया, जिसमें मुख्यतः एनेक्सिमेंडर आंसर है। नोमेन नामक धूप घड़ी से परिचित किसने कराया, एनेक्सिमेंडर ने, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ, पांचवा क्वेश्चन हमारा रहेगा इसी से रिलेटेड, कि किस भूगोलवेत्ता ने पृथ्वी के तल पर विभिन्न स्थानों की स्थिति निर्धारण की दिशा में प्रथम प्रयास किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये पहला ऐसा भूगोलवेत्ता था जिसने पृथ्वी के तल पर विभिन्न स्थानों की स्थिति निर्धारण की दिशा में प्रथम प्रयास किया था। यह यूनानी भूगोलवेत्ता ही थे। और थेल्स पहले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने पृथ्वी के तल पर विभिन्न स्थानों की स्थिति निर्धारण की दिशा में प्रथम प्रयास किया था, वो थेल्स थे, ठीक है। तो ये पांचवा क्वेश्चन हो गया। आप अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अरब भूगोल का जनक किसे माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अरब भूगोल का जनक किसे माना जाता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये खासकर यूपीएससी में भी कई बार पूछा गया है, और पीजीटी और नेट में भी ये बहुत बार पूछा गया है, तो इसका आंसर मुख्यतः अरब भूगोल का जनक किसे माना जाता है, तो इब्न सीना को माना जाता है। किसको, चौथा आंसर सही है, यानी इब्न सीना को माना जाता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सातवां क्वेश्चन है, मानव भूगोल के क्रियाशीलता के सिद्धांत को सविस्तार प्रतिपादित किया था। मतलब मानव भूगोल के क्रियाशीलता के सिद्धांत को सविस्तार प्रतिपादित किया किसने किया। तो अब मानव भूगोल से संबंधित अगर जो देखा जाए तो मानव भूगोल समझ ही रहे हैं कि मानव से रिलेटेड वाइडर डिला ब्लास जो मानव भूगोल से संबंधित हैं, ठीक है। एकरमैन नहीं है, मैक्स सौर भी नहीं है। लेकिन अगर जो बात करें कि मानव भूगोल के क्रियाशीलता के सिद्धांत को किसने सविस्तार प्रतिपादित किया था, तो वह मुख्यतः
अगर देखा जाए तो जेब्रून्स हैं, ठीक है। कौन? जेब्रून्स। जेब्रून्स मानव भूगोल मानव मानव भूगोल की क्रियाशीलता के सिद्धांत को सविस्तार प्रतिपादित किया जेब्रून्स ने, ठीक है। किसने? जेब्रून्स ने। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की आठवां हमारा क्वेश्चन रहेगा कि किसने कहा कि संसाधन वह वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छा की आपूर्ति करता है। यह किसने कहा था कि संसाधन वह वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छा की आपूर्ति करता है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें अगर जो हम बात करें कि ये किसने कहा था, तो जेम्स फिशर ने कहा था। किसने? जेम्स फिशर ने कहा था कि संसाधन वह वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छा की आपूर्ति करता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चल अगला क्वेश्चन हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, अधिकतम सकारात्मक विचलन विधि के लेखक कौन है? अधिकतम सकारात्मक विचलन विधि के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन को अगर समझ लें तो सबसे पहले रफ़ीउल्लाह ने कहा की विधि है कि अधिकतम सकारात्मक विचलन विधि के लेखक रफ़ीउल्लाह हैं, ठीक है। तो इसके कौन से लेखक हैं? रफ़ीउल्लाह। पहला क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर क्वेश्चन, अंधकार युग कब से कब तक था? यह मुख्यतः देखा जाए तो जो यूनानी भूगोलवेत्ताओं के बाद का युग है, ठीक है। यूनानी मतलब ग्रीक और रोमन भूगोलवेत्ताओं के बाद का युग है जो कब से कब तक प्रारंभ हुआ। तो पहला है 600 एडी से लेकर 900 एडी तक, 600 एडी से लेकर 900 एडी तक। और दूसरा है 300 एडी से लेकर 900 एडी तक। और तीसरा है 300 एडी से लेकर 600 एडी तक। चौथा है 300 एडी से लेकर 1200 एडी तक। तो इसमें मुख्यतः कौन सही है, इसकी बात करें तो ये कब से प्रारंभ हुआ? अंधकार युग, यानी कि यह इसमें मुख्यतः अरब अरब भूगोल का युग ही आता है। इसमें अंधकार युग में खासकर इसमें भूगोल में प्रमुख मुख्य योगदान नहीं दिया गया और इसे अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। यह चौथा सही है, 300 एडी से लेकर 1200 एडी तक। कब? 300 एडी से लेकर 1200 एडी तक। तो ये क्वेश्चन सही है, मतलब चौथा सही है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन अब है हमारा। तो इसमें क्या है, मैकिंडर ने यूरेशिया के बाहर स्थित महाद्वीपों एवं द्वीपों की पेटी को क्या नाम दिया है? मैकिंडर ने यूरेशिया के बाहर स्थित महाद्वीपों एवं द्वीपों की पेटी को क्या नाम दिया है? मैकिंडर ने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो पहला इसमें दिया है दूरी प्रदेश नेपेप्ट रीजन, और दूसरा है उपांती अर्धचंद्र क्रेसेंट की बात की गई है, और तीसरा है बाहरी अर्धचंद्र, और चौथा है विश्वद्वीप। तो इसमें पूछा है कि मैकिंडर ने यूरेशिया के बाहर स्थित महाद्वीपों एवं द्वीपों की पेटी को क्या नाम दिया है? तो यह मुख्यतः अगर जो इसकी बात करें तो यह दिया गया है बाहरी उपांत, यानी कि इसका 11 नंबर का तीसरा सही है। बाहरी अर्धचंद्र इंसुलर की बात की है किसने? मैकिंडर ने यूरेशिया के बाहर स्थित महाद्वीपों एवं द्वीपों की पेटी को बाहरी अर्धचंद्र नाम दिया है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से किसने यह समर्थन किया था कि जलवायु इतिहास संस्कृत जीवन पद्धति तथा व्यवसाय का मुख्य निर्धारक है? निम्नलिखित में से किसने कि यह समर्थन किया कि जलवायु इतिहास संस्कृत जीवन पद्धति तथा व्यवसाय का मुख्य निर्धारक है? यह किसने समर्थन दिया था? फ्रेडरिक रेडजेल ने, ईसी सैम्पुल ने, ग्रिफिथ टेलर ने, या एल्सवर्थ हंटिंगटन ने? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट बताइए और फिर उसके बाद गेस करिए, फिर मैं बताता हूँ। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि किसने समर्थन दिया? एल्सवर्थ हंटिंगटन ने कहा कि समर्थन दिया कि जलवायु इतिहास संस्कृत जीवन पद्धति तथा व्यवसाय का मुख्य निर्धारक है। किसने? एल्सवर्थ हंटिंगटन ने, ठीक है। तो इस प्रकार हम 12 क्वेश्चन आज ही बात करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे मैं सभी क्वेश्चन को आपके सामने रखूँगा, ठीक है। इसके अलावा अगर जो हम बात करें तो
अब आज के लिए इतना ही है। और भूगोल पीजीटी में हम आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन रखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप ज़रूर इनको नोट करिएगा, नोट कर लीजिएगा और अच्छे से चित्त को शांत करके आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, जो सब आपकी समझ में आ जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही है। हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। थैंक यू। धन्यवाद।